नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव या परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, और उसके बाद पंचम भाव में कुंभ राशि में गुरु आएंगे 6 तारीख को। इसी वजह से कुंभ का मेला भी भर रहा है। गुरु का पंचम में गोचर करना शुभ माना जाता है और कुंभ राशि में तो और भी अच्छा, बहुत स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, और पंचम में आप कह सकते हैं ओवरऑल ऑस्पिशियस है। बाकी हम इसकी बात करेंगे क्या वो आपके लिए बदलाव आएगा जो कि सितंबर तक रहेगा। बीच में गुरु वक्री भी होंगे, उसके बारे में फिर जब वक्री होंगे तब बात करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि छठे भाव में सूर्य, शुक्र और बुध हैं, जो कि आप कहेंगे मोटा मोटा तो शुक्र जो है 10 तारीख को, सूर्य जो है 13 तारीख को और बुध जो है 16 तारीख को बदल जाएंगे। मतलब वो नेक्स्ट भाव में आपके सप्तम भाव में मेष राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र 10 तारीख को मेष राशि में पहुंचेंगे। सूर्य आपके 14 तारीख को जो है मेष राशि में पहुंचेंगे। और ये वास्तव में न्यू ईयर है, नया साल है। जब सूर्य काल पुरुष की प्रथम राशि में गोचर करेंगे तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, शुभकामना हो, क्योंकि हमारे सनातन जो धर्म है उसमें जो न्यू ईयर जो है, नई साल की शुरुआत तभी मानी जाती है जब सूर्यदेव काल पुरुष की प्रथम राशि में प्रवेश करते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग 31 वाली मनाते हैं नॉर्मली आजकल, वो अच्छी बात है, पर अपनी नहीं मना पाते, ये गजब बात है। क्या बात है, मतलब कि कोई तो गलती रही है, कुछ तो रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट त्योहार और एक महत्व वाली बात है, पर हम उसको कुछ लोग जानते भी नहीं है। खैर, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। बुध जो है वो 16 तारीख को मेष राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसका क्या रिजल्ट होगा हम उसके बारे में बातें करेंगे। अष्टम भाव में आपके राहु और मंगल गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने मंगल जो हैं यहाँ नहीं रहेंगे, पर राहु यहीं पर रहने वाले हैं। मंगल यहाँ पर 13 तारीख तक हैं। 13 तारीख तक वो आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इसके बाद देखिए दसम, एकादश, द्वादश, ये सब भाव देख सकते हैं आप खाली हैं। प्रथम भाव भी खाली है, तृतीय, चतुर्थी खाली भाव है। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले गुरु की बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। गुरु जब भी लग्न में, पंचम में, नवम में गोचर करते हैं, गोचर में इनको ऑस्पिशियस माना गया है, अच्छा माना है, शुभता लेकर आते हैं। अब पंचम भाव है किस चीज का? पंचम भाव है आपके क्रिएटिविटी का, एजुकेशन का, आगे की सोच का, कंसल्टेशन का। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है। जो लोग ऐसे कार्य में है जहां पर कलात्मकता की जरूरत है, बुद्धिमानी की जरूरत है, जैसे टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं किसी चीज के, राइटर हैं और पोइट हैं, गाना गाते हैं, कविताएं लिखते हैं, आर्टिस्ट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, क्योंकि पंचम भाव पावर का भी है। इसके साथ साथ प्रेम, पंचम भाव प्रेम का भी है, प्यार की शुरुआत का, दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय जो है गुरु यहाँ से लेकर आए हैं। गुरु पंचम भाव स्पेकुलेटिव गेन और स्टॉक मार्केट का भी है, तो स्टॉक मार्केट में भी लाभ के चांसेस बन रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि पूरे महीने ही स्टॉक मार्केट से लाभ को दिखा रहा है मेनली। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं और शनि की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, तो स्टॉक मार्केट में आपको लाभ हो सकता है। अगर आपने पहले से किसी कंपनी के कुछ स्टॉक वगैरह खरीद सकते हैं तो उसमें वृद्धि हो सकती है, अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। गुरु की यहाँ से दृष्टियों पे भी ध्यान देना होगा। यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। देखिए, गुरु की पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम जो दृष्टि है वो नवम भाव पर, आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ भाव पर पड़ेगी। और नवमी जो दृष्टि है लग्न पर पड़ेगी। लग्न जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। तो भाग्य भाव पर पड़ना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाग्य जो है, भाग्य भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 3 त्रिकोण हैं आपके, प्रथम, पंचम और नवम, उसमें से नवम को स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है, सबसे शक्तिशाली माना गया है।
तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि मतलब भाग्यवश कुछ काम बनेंगे, दूर की यात्रा हो सकती है, अब्रॉड जाना आपका हो सकता है, शिक्षा में अगर आप स्टूडेंट हैं आप अच्छा कर सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। गुरुओं का, पिता का, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी आ सकती है और उनके आशीर्वाद से आपको भी कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। दोनों ही भाव पंचम हो या नवम हो किसी ना किसी तरह से रिलेशनशिप से भी जुड़े हुए हैं, रिश्तों से भी जुड़े हुए हैं, तो रिश्तों में थोड़ी मधुरता आएगी। राहु मंगल के यहाँ होते हुए भी जैसे ही गुरु 6 तारीख को यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा मिठास आ सकता है। आपस में अगर कोई खटपट चल रही थी तो उसमें भी थोड़ा सी कमी आने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और गुरु की एकादश भाव पर जो दृष्टि है वो किसी लक्ष्य को आपके जीवन में ला सकती है, आपकी किसी इच्छा की पूर्ति कर सकती है, पद पोस्ट प्रमोशन आदि हो सकता है, काम में चेंज हो सकता है, पर वो आपके लिए शुभ साबित होगा। और बड़े भाइयों से, बड़ी बहन से, सीनियर से मिलजुल कर अगर आप कोई काम करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो उनका सपोर्ट मिल सकता है, उसमें सफलता की बहुत उम्मीदें हैं। अब ये कितना हो पाएगा, किस किस का हो पाएगा, निर्धारित करेगी आपकी जन्म कुंडली। ये गोचर है जो करोड़ों तुला वालों के लिए, और जाहिर सी बात है करोड़ तुला वालों का एक सा तो नहीं हो सकता, लॉजिकल है, पर हाँ इससे आइडिया हो जाएगा कहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर ख्याल रखना है, किन को थोड़ा सा अच्छा रहेगा उस तरह से। गुरु की जो लग्न पर दृष्टि है, बुद्धि आपकी अच्छा काम करेगी, इंटेलिजेंट आपकी अच्छा काम करेगी, सही निर्णय आप ले पाएंगे, आपको समाज में प्रतिष्ठा आदि मिल सकती है, प्रमोशन आदि भी आपका हो सकता है। ये सब बातें तब बढ़ जाएंगी जब आपकी गुरु की दशा महादशा भी चल रही हो, क्योंकि गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा। जन्म कुंडली में किसी ना किसी ग्रह की दशा चलती रहती है, तो अगर किसी की राहु की, किसी की शनि की, किसी की बुध की, किसी की सूर्य की, पर जिनकी गुरु की चल रही है उनके लिए थोड़ा विशेष अच्छा ये रिजल्ट रहेगा, क्योंकि गुरु गोचर में ऑस्पिशियस हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। वैसे भी जिसकी दशा गुरु की नहीं है उनके लिए भी गुरु थोड़ा सा जो शुभता है तो लेकर आएंगे ही आएंगे। हाँ, जिनकी है उनके लिए विशेष प्रभाव हो जाएगा। अब हम छठे भाव पर आए जहां पर सूर्य हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो एकादश का जो स्वामी है वो छठे भाव में आ रहा है, तो परिश्रम से, मेहनत से, पराक्रम से सफलता मिलेगी जिनकी सूर्य की दशा है। और वैसे भी मेहनत जरूरी है, क्योंकि जो छठा भाव है ये रोग, ऋण, शत्रु, ऑब्स्टिकल का है, और महीने के पहले भाव में बहुत सारे ग्रह यहाँ दिखते हैं। ये भी एक प्रेडिक्शन की तरकीब है नई, अलग अलग देखने से पहले ये देखें कहाँ पर ज़्यादा ग्रह हैं। तो महीने के पहले हाफ में छठे भाव में ज़्यादा हैं, फिर बाद में सप्तम भाव में काफ़ी ग्रह हैं। तो महीने के पहले हाफ में मेहनत तो करनी होगी और बहुत कोशिश करेंगे तभी सफलता होगी। भले ही गुरु की दशा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं भाग दौड़ बढ़ेगी, खर्चा भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह वारे में भाव को देखेंगे। यात्रा हो सकती है, व्यय हो सकता है, खर्चा कोई आ सकता है, तो जो पैसा आएगा उसको थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि कुछ अचानक से खर्चा आए तो आपके पास वो पैसा रहे, इस चीज का ध्यान रखें। सिर्फ अगर सूर्य की बात करें तो एकादश भाव का स्वामी जो है छठे भाव में जा रहा है, तो रोग, ऋण, शत्रु से लाभ भी हो सकता है। मतलब अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वकील हैं, आपका काम किसी तरह से लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनकी किसी तरह से सर्विस करना है, उनको कोई सलाह देना है, उनके लिए कुछ अच्छा काम करना है, आपका कोई एनजीओ वगैरह है, आप कुछ पालतू जानवरों के लिए कुछ करते हैं, आप किसी तरह से जो समाज का थोड़ा निम्न वर्ग है उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, तो आपके काम में वृद्धि होगी, आपको प्रॉफिट भी होगा और आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है। इसी के साथ साथ शत्रु परास्त होंगे, स्वास्थ्य में भी उन्नति होगी अगर सूर्य की दशा है तो, खासकर क्योंकि सूर्य का छठे भाव में गोचर शुभ माना जाता है। सूर्य यहाँ जो है इस मीन राशि में है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान जाएगा, यात्राओं के बड़े चांस बने हुए हैं। इसके बाद देखिए शुक्र तो यहाँ 10 तारीख तक उच्च के ही हैं, छठे भाव में है। छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा ही है और वो भी उच्च के हैं, तो आपको ओवरऑल तो प्रॉफिट ही यहाँ से होने वाला है, क्योंकि लग्न का स्वामी छठे भाव में है और अष्टम का स्वामी छठे भाव में है, तो स्त्रियों से लाभ तो हो सकता है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिलेमा इस तरह का है कि उनसे थोड़ा सम्मान से रहें, उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको तुरंत निपटा दें, प्यार से उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। और
यात्राओं के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिल्कुल। और आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति या पत्नी है, वो भी दूर कहीं जा सकता है। उसके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि काल पुरुष की 12वीं राशि में काल पुरुष की 7वीं राशि का स्वामी गया हुआ है। और धन का भी थोड़ा खर्च यहाँ पे शुक्र ला सकते हैं, यात्राएं ला सकते हैं, सुख भोग पर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध आपके नवमेश हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। खर्चा आएगा काम पर कोई खर्चा आ सकता है। टूर ट्रेवल कुछ लेना पड़ सकता है, दूर की यात्रा हो सकती है। भाग्य में कठिनता के बाद ही सफलता मिलेगी, मिल सकती है, पर थोड़ा मेहनत पराक्रम, वैसे भी पराक्रम से ही सफलता मिलती है। कहते हैं ना कि शेर भी है तो भागना तो पड़ेगा, और भागने के लिए कहाँ भागना है, उसके लिए आपके लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के तो ग्रह भी सहायता नहीं करते हैं, तो लक्ष्य हो उसकी तरफ बढ़ो। कम से कम जहां तक दिखता है वहां तक तो बढ़ो। कई बार हम इस वजह से नहीं बढ़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कई बार हम इस वजह से नहीं बढ़ते हैं कि इसमें कहीं बेइज्जती ना हो। पर जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं, अपनी परवाह नहीं कर पाते, और जो अपनी परवाह करता है वो दुनिया की परवाह नहीं करता, रास्ते की परवाह जरूर करता है कि वो सही रास्ते से चले। क्योंकि देखिए, जो जहाज है उसकी मंजिल उड़ना ही है, और उड़ने के लिए नियम होते हैं। तो आप पैदा ही इसलिए हुए कि आप कुछ करें, पर सही रास्ते से करें, ये भी जरूरी है। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। इसके बाद अगर हम बुध की बात करें, इन तीनों ही ग्रहों की बात करें कि ये 3 ग्रह बाद में तो सप्तम भाव में आ रहे हैं, महीने के शुरुआत में इधर है। तो शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे, शुक्र का सप्तम में गोचर, ऑफिस में किसी स्त्री के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा, कुछ मनमुटाव हो सकता है। अगर आप वर्किंग महिला हैं या पुरुष हैं, तो जब भी दोनों के लिए ही है, पुरुषों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। शुक्र का सप्तम में आना प्रेम के लिए अच्छा है, किसी से मुलाकात हो सकती है, मर्यादा का ध्यान रखें। मतलब अगर आप सिंगल हैं तब तो अच्छी बात है, किसी से मुलाकात होगी, पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कोई स्त्री आपके आसपास ऐसी आ सकती है जो आपको पसंद आ जाए। पर ये तभी होगा, आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग होंगे, ऐसा नहीं सभी के साथ ऐसा होगा। शुक्र जो यहाँ पर रहेंगे 10 तारीख के बाद, वहां पर सूर्य भी आ जाएंगे जो कि एकादश भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो स्त्रियों से लाभ का भी योग बनता है, प्रेम विवाह का भी योग बनता है, किसी विदेशी से मुलाकात का भी योग बनता है, बड़े भाई बड़ी बहन आदि से लाभ का भी यहाँ पर योग बनता है, पिता आदि से भी रिलेशन में सुधार होगा, पिता और गुरुओं से भी लाभ हो सकता है। इस तरह का ये योग तीनों ग्रह मिलकर बनाएंगे, क्योंकि जब 3 ग्रह हैं तो अलग अलग का रिजल्ट भी होगा, साथ में जो रिजल्ट है वो भी आएगा। नवम का स्वामी यहाँ पर आया है, पर 12वें भाव का भी आया, यात्रा भी हो सकती है, विदेश से किसी से मुलाकात हो सकती है, जीवन साथी कोई विदेशी आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपकी एज सही है और आप किसी जीवन साथी की तलाश में है तो ऐसा हो सकता है किसी दूर के व्यक्ति से मुलाकात हो, या फिर उसका कल्चर आपसे डिफरेंट हो। इस तरह की संभावनाएं हैं। ये सारे ही ग्रह मिलकर लग्न को देखेंगे। जब भी ज्यादा ग्रह लग्न को देखते हैं, जिसमें से सूर्य बुध और शुक्र, आपकी कुंडली के तो सभी अच्छे ही ग्रह हैं, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखाते हैं। आपके और आपके पति पत्नी या स्पाउस के, आपकी प्रेमी प्रेमिका के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी अच्छी बातें हो सकती हैं, सुधार आएगा संबंधों में। अब यहाँ पर हमने सारे ग्रह लिखे हुए हैं, पर थोड़ा सा एक चीज नहीं लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है शनि महाराज। शनि महाराज की ढैया चल रही है, तो क्या सभी लोग ढैया से परेशान रहेंगे? नहीं, सभी नहीं रहेंगे। जिनकी शनि की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, राहु शनि केतु की स्थिति कमजोर है और उनकी दशा महादशा है, उन पर ज्यादा असर रहेगा। बाकी की अगर जैसे शुक्र की है, सूर्य की है, बुध की है, और यहाँ पर सूर्य बुध ऑस्पिशियस हो रहे हैं, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही कारण है कि सभी लोग तो परेशान नहीं होंगे, पर चूंकि शनि की ढैया है, अधिकतर लोगों के जीवन में थोड़ा संघर्ष मेहनत रहेगा, खासकर उनके में जिनकी कुंडली में शनि उतने अच्छे नहीं है। अगर अच्छे हैं तो यहाँ मेहनत के बाद रिजल्ट तो आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा, उतना ना आए पर आता रहेगा ढैया के बावजूद। इसके बाद देखिए आप, राहु और मंगल का जो योग अष्टम में है, सास ससुर के साथ मिलाकर रखें, पति पत्नी आपस में मिलकर रहें, प्रेमी प्रेम का भी आपस में मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल का अष्टम में जाना एक तो मैरिज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी अच्छा नहीं है, और जिनकी शादी हो चुकी है अपने इन लॉस से, सास ससुर के साथ रिश्तों में खराबी ला सकता है, वाणी को कटु कर सकता है। पहले ही केतु चल रहे हैं आपके तृतीय भाव में, मतलब परिवार में थोड़ा डिसबैलेंस रह सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बंटवारा आदि की स्थिति बन सकती है। ऊपर से
राहु मंगल का यहाँ आना आपके पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, आपकी वाणी को कटु कर सकता है। गुरु का थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर है, तो ऐसे में गुरु की दशा है, गुरु अच्छे हैं तब तो थोड़ा चल जाएगा मामला, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम बन सकती है। खास करके अगर राहु मंगल केतु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हो और उनकी ही दशा महादशा हो तो क्या कर सकते हैं? ज्योतिष के नजरिए से हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें, उनको मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, संकट मोचन आदि का पाठ करें श्रद्धा से, मन से। हनुमान जी के जो गुण हैं उन्हें अपनाएं। हनुमान जी को आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो एक तो निराश हुए हैं या कभी पर किसी पर अकारण गुस्सा भी हुए हैं, वो तब भी निराश नहीं हुए जब भगवान श्री राम को भी नागपाश में बांध लिया गया था, श्री लक्ष्मण को भी। तो उनके जीवन से सीखने की जरूरत है। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़े नहीं, उसको मन में उतारें, जीवन में उतारें, कर्म में उतारें। जैसी उनके अंदर श्रद्धा है अपने प्रभु के प्रति, आपके अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए अपने से बड़ों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। और जिस तरह वो समुद्र लाग गए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उस तरह क्या आप भी ऐसा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए? जी तोड़ का मतलब यहाँ शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक मेहनत है, स्मार्ट वर्क भी है, सोचना, प्लानिंग बनाना, क्या चाहिए क्या नहीं, औरों की राय लेना, किताबें पढ़ना, जिस चीज की कमी है, स्किल की कमी है उसको डेवलप करना, वो भी जरूरी है। अंधी मेहनत से काम नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत से काम होता है। अपनी जो क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहां होने चाहिए। मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो उसको हमेशा ऐसा ही लगेगा वो किसी काम की नहीं है, और अगर पक्षी तैरने की कोशिश करेगा वो भी यही सोचता रहेगा पैदा ही किस लिए हुआ हूँ। तो समझें आपकी पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ क्या है। इसमें कोई ज्योतिषी आपकी सहायता जरूर कर सकता है, थोड़ा सा चलना आप ही को है, कोई भी आपका भाग्य पूरी तरह बदल नहीं सकता। भाग्य आप ही को बनाना है, एक एक कदम आप ही को बढ़ाना है, अगर उस चोटी तक, उस गोल तक जाना है जो आपने तय किया है। इसके बाद देखिए मंगल जो है यहाँ पर, ये जो अंगारक योग है वो सिर्फ 13 तारीख तक है अष्टम में, जिसका हमने रिजल्ट बताया। एक चीज बताना भूल गया कि ड्राइव करते वक्त ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें, ड्राइव वाला भूल गए कि कोई घटना दुर्घटना अग्नि अस्त्र आदि से संभल के रहें। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं सबके साथ होगा, पर बाई चांस आपकी कुंडली में ऐसा हो तो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की संभावनाएं हैं अब आपकी कुंडली के आधार पर वैसे भी हमें अवेयर तो हमेशा ही रहना चाहिए, और ड्राइव करते वक्त तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। भले ही योग ना हो तब भी इन बातों को तो फॉलो करना ही है। गुस्से से आवेश में आकर कभी कभी इतने मधुर रिश्ते खराब हो जाते हैं, फिर बात बनती नहीं है। कहते हैं ना, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, जितना वाणी लगती है इतना तो कोई कहते हैं कि फिजिकल भी कोई आपको मार दे उतनी चोट नहीं लगती, पर जब आप कुछ ऐसा बोल देते हैं और किसी के दिल को लग जाता है तो वो बात बड़ी गहरी जाती है। तो अच्छा बोलें, अच्छाई के बोलें, शुभ शुभ बोलें और शुभता के लिए बोलें, सबके लिए अच्छी मनोकामना से, मंगल कामना से ही कर्म करें और वाणी भी बोलें। कोशिश करें दूसरों का अच्छा हो, आपका भी अच्छा होगा ही होगा। कर्म लौट के अवश्य आता है। हाँ, देर सवेर हो सकती है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण, पर जो प्रकृति का नियम है वो यही है। आप किसी की तरफ स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करने की कोशिश तो करेगा ही, उसे अच्छा तो लगेगा ही। और अगर आप किसी को घूरेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, भले ही वो आपको जानता तक ना हो। इसके बाद देखिए मंगल 13 तारीख को यहाँ आएंगे। सप्तम का स्वामी नवम में जा रहा है, पत्नी के थ्रू लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप के थ्रू लाभ हो सकता है, पिता की सेहत का ध्यान रखें। इसके साथ साथ धन भाव का स्वामी भाग्य में आ रहा है, वाणी के भाव, तो वाणी से कुछ काम हो सकता है, धन की कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है 13 तारीख के बाद। मंगल की यहाँ से दृष्टियां अगर आप देखते हैं 1 2 3 4, पहले तो अष्टम से देख लेते हैं। 1 2 3 4, जब तक अष्टम में रहेंगे तो बड़े भाई बहनों से, सीनियर्स आदि से थोड़ा झगड़ा आदि करा सकते हैं। पति पत्नी स्पाउस इन सब के साथ रिश्तों के लिए बहुत अच्छे नहीं है, वाणी का ख्याल रखें। छोटे भाई बहन और साथियों से भी थोड़ी दूरी लाएंगे। यहाँ आने के बाद पिता के साथ थोड़ी दिक्कत करा सकते हैं, भाई बहन वगैरह उनसे भी, और घर में कलह कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि तो यहाँ पहले से ही है, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव में आ जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मंगल की दशा है और मंगल अच्छे नहीं है, या फिर शनि की दशा है, तब तो बिल्कुल ही, क्योंकि ढैया भी चल रही है। क्या कर सकते हैं? मंगल के बारे में हमने बात की, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, उनके गुणों का अनुसरण करें। इसी तरह से शनिवार वाले
शनिवार के लिए भी मंगल की पूजा की जा सकती है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि महाराज को वचन दिया था कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसको थोड़ा सा कम असर होगा। इसके साथ साथ कोई भी ग्रह हो, देखिए अनाथालय, जेल, हॉस्पिटल, सबसे गरीब लोग, कमजोर लोग, विकलांग लोग, उनकी कुछ सहायता करें। अगर कोई बिल्कुल ऐसा है भूखा, आप जानते हैं, तो उसको थोड़ा खाना खिला दें। कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला दे, करुणावश। ऐसे नहीं कि आप पिलाएंगे तो फिर आप वेट करें कब रिजल्ट निकल के आएगा, ये आपके मन से होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जरूर कुछ ना कुछ होगा, ईश्वर आपकी जरूर सहायता करेंगे। शनि के लिए माता काली की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भोलेनाथ की पूजा तो आप किसी भी ग्रह के लिए कर ही सकते हैं, वो साक्षात महादेव हैं। ठीक इस तरह माता काली साक्षात समय को कंट्रोल करती हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं। वो अपने आपके अंदर जो सत्व तव तमस गुण पूर्व जन्मों के जो संस्कार है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी एक के प्रति ज़्यादा लगाव होता है तो आप उसको अपना इष्ट बना सकते हैं। उसलिए कई सारे हमारे यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं, निर्गुण भी है, सगुण भी है, क्योंकि रास्ते कई हैं, मंजिल एक ही है। इसके बाद देखिए शनि की अगर दृष्टियों की बात कर लें, क्योंकि अगर किसी की शनि की ही दशा हुई तो शनि यहाँ से छठे भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और लग्न को दसम भाव को देख रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं। छठे भाव से तो थोड़ी मेहनत कराएंगे, हार्ड वर्क कराएंगे। जो आप जहाँ हम काम करते हैं सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट कम आएगा। दसम से भी यही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, माता के स्वास्थ्य आदि में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, पिता की जो तनख्वाह है जॉब आदि में उनको भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत उनकी बढ़ सकती है। और शनि की 10वीं राशि चीज़ों को लेट करा देगी। जो काम आज होना चाहिए था वो कल हो जाएगा, और जो कल होना चाहिए वो परसों। आपको लगता होगा कि ये काम तो इस महीने हो जाना चाहिए था, ये चीज़ें तो आ जानी चाहिए थी, पर वो आ नहीं रही हैं, ऐसे डिले हो रही हैं, पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। शनि की ढैया है। साथ में अगर आपकी शनि की दशा महादशा, राहु केतु की दशा महादशा, अंतरदशा है तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि जो निर्णय करते हैं उसको राहु केतु देने का काम करते हैं। डिसाइड शनि करते हैं कर्म फलदाता, पर राहु का तो उसका हेल्प करते हैं उस कार्मिक फल को देने में, इसीलिए उनको कार्मिक ग्रह कहा गया है। इसके बाद देखिए हमने शनि मंगल राहु बुध सभी की बात की। केतु को देखिए, केतु अगर धन भाव में है और अगर केतु की दशा महादशा है तो धन के मामले में आपका निर्णय गलत हो सकता है, परिवार में बंटवारा आदि की हो सकता है, आपके सास ससुर से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हालांकि केतु की दशा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, ज्ञान आदि के लिए अच्छी होती है, कुछ चीज़ें सीखने के लिए अच्छी होती है। पर जहाँ तक अगर केतु शुभ है तो कुछ रिजल्ट अच्छा हो भी सकता है, पर द्वितीय भाव में केतु को नॉर्मली अच्छा नहीं माना गया है, ये शुभ नहीं माना गया है। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी डिस्टेंसेस ला सकती है। क्या करें? गणेश जी की पूजा करें, भगवान श्री गणेश की पूजा करें, ओम गम गणपते नमः का जाप करें, श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। कुछ दान पुण्य बताए गए हैं, जैसे कि केतु के लिए घोड़े, मोर, कुत्ता, इन सब के बारे, बैल, सर्प, भगवान शिव की पूजा करना, भगवान विष्णु जो नाग पे बैठे हुए हैं उनकी पूजा करना, ये सब थोड़ा अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा तो सभी जानते हैं कि वो केतु से जुड़े हैं, संतों की, क्योंकि केतु संतों को, भिक्षुकों को दिखाता है, तो संतों के प्रति सम्मान रखना। हो सकता है कि कोई संत ढोंगी हो एक आध, पर कुछ संत बहुत संत होते हैं, मतलब कि हमारी परिकल्पना से भी अच्छे लोग यहाँ पर इस मात पृथ्वी ने जने हैं वो, और बुरे भी हैं। तो आप सम्मान रखिए उन अच्छे लोगों के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरुओं के प्रति। केतु और गुरु का बड़ा रिश्ता है। केतु भी ज्ञान, मोक्ष, धर्म की तरफ ले जाते हैं और गुरु भी, इसलिए गुरुओं का आदर करना, धार्मिक स्थान पर जाना, बैठना, पवित्र मन से उनको सुनना, धार्मिक जो ग्रंथ हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, पवित्र मन से सबके अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा तो ऐसा धर्म है, वसुंधराय कुटुंबकम। और केतु वैसे भी बहुत ही सार्वभौमिक एकता, प्रेम और मोक्ष की तरफ ले जाने वाले ग्रह हैं, तो इस तरह की बातों को सुनना समझने से भी केतु शुभ होते हैं। इसके अलावा किसी मंदिर में घंटी बांधना, तेज चीज़ों जैसे चाकू है, कैंची है, उसका दान करना जिसको ज़रूरत है, जो उसका सदुपयोग करे, अच्छा माना जाता है केतु के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने सारे ग्रह देख लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा
इस महीने के आने वाले त्योहार की बात करते हैं। 7 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है। भगवान श्री विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मन वचन कर्म से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, उसकी बातों को कर्म में भी लाते हैं, तो जरूर आपके पाप भी मुक्त होते हैं और आगे का सही रास्ता भी प्रभु आपके लिए निकालते हैं या आप खुद निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके तो कर्म ही बदल गए और ये संसार, ये पृथ्वीलोक कर्म प्रधान है। 9 और 24 तारीख की प्रदोष व्रत है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जो एक ईश्वर परमात्मा है वही शिव हैं। शिव शुभता का नाम है, उनके नाम मात्र से सब अशुभ चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ऐसे शिव का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है। शिव नाम को समझें, उसको मनन करें, जप करें, उसका तप करें, व्रत करें और उसको कर्म में भी लाएं, उसको समझें है क्या शिव तत्व। बड़ा मज़ा आएगा और सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो शिव तत्व हो या नारायण तत्व हो। मूलतः एक ही है, या माता हो, मूलतः एक ही है। इसके बाद नववर्ष तो है ही, तो आपको मैंने नई साल की मुबारकबाद आपको दे ही दी है। 14 तारीख को 9 दुर्गे भी हैं। 13 तारीख से 9 दुर्गे हैं। 12 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या के बाद ही 9 दुर्गे स्टार्ट होते हैं और जो 22 तारीख तक चलेंगे। 21 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी है। जय श्री राम। राम जो साक्षात नारायण है, सूर्यदेव के अवतार, या कहिए सूर्य उनके अवतार हैं। बड़ा मुश्किल है हिंदू धर्म को समझना, बड़ा ही सिंबॉलिकल है। लिटरली ना लें, उसकी शिक्षाओं को सीखें, जीवन में उतारें, जीवन बदल ना जाए तो बात कहिएगा। 23 तारीख की कमादा एकादशी है। 27 तारीख की हनुमान जयंती है। जय बजरंगबली। हनुमान जी के जीवन में इतना सब कुछ है, इतना कुछ सीखने को है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे कोई प्रॉब्लम आपकी रुक नहीं सकती, और प्रॉब्लम है भी तो क्या बड़ी बात है। जब हम अपने अच्छे कर्मों के रिजल्ट को दिल खोल के आलिंगन करने को तैयार हैं, तो अभी कुछ गलत किया भी है, उसका कोई रिजल्ट आ भी रहा है, तो उससे क्या भागना, उससे क्या डरना। वो कर्म थोड़ा बहुत आएगा, जलेगा, तो आगे मोक्ष का रास्ता मिलेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तब तो बात ठीक भी है। इसके बाद देखिए पूर्णिमा है। 27 तारीख की पूर्णिमा भी है और 30 तारीख की संकष्टी है। गणेश जी का व्रत है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है मैं समाप्त करूंगा। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अपना सहयोग बना के रखें। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।